प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लॉ मिनिस्टर साहब ने, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से आने वाले रिमार्क्स को कानून और आइन से मुतजावज़ करार दिया है और वो समझते हैं कि ये रिमार्क्स जजेस की तरफ से नहीं आने चाहिए। मामला क्या है? मामला एक शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का है। आज सुबह 20 पर समाअत हुई, 3 बजे भी समाअत हुई, जिसमें सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब किया है। कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसरान से जवाब भी मांगा गया है और काफ़ी सख्त रिमार्क्स भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से आए थे, लेकिन लॉ मिनिस्टर समझते हैं कि इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए जा सकते। और चूंकि वज़ीर आज़म और काबीना को बुलाने की बात भी हुई है कि वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा, काबीना के लोगों को बुलाया जाएगा, ज़ाती हैसियत में तलब किया जाएगा, तो ये लॉ मिनिस्टर समझते हैं कि ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पर क्या वज़ीर आज़म और काबीना के लोगों को एक शख्स की अदम बाजियाबी के मामले पर बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता, ये कानूनी सवाल भी है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद की तीनों निशस्तों पर मुबैना धांधली के हवाले से आज एक समाअत भी हुई और अगले हफ्ते अब अलग अलग तीनों जो हल्के हैं उन पर समाअतें होने जा रही हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और इस सिलसिले में एक पतन की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई है जिसको फॉर्म 45 जो मुख्तलिफ उम्मीदवार थे उनके फॉर्म 45 को लेकर एक कंपाइल किया गया है और उसके मुताबिक जो आज़ादोशुमार हमारे सामने है वो बड़े हैरानकुन है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरा, पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर जजेस की तैनाती के मामले पर भी लाहौर हाई कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, पंजाब हुकूमत के दरमियान एक तनाव दिखाई देता है। बार बार तंबीह की जा रही है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि जजेस को तैनात किया जाए, जजेस को नोटिफाई किया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत जो है वो उसको नोटिफाई नहीं कर रही। और पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने खुद चीफ जस्टिस के सामने पेश होकर यह कहा था कि आप हमें ज्यादा जजेस के नाम दे दें, उसमें से हम चूज कर लेंगे। जिसको इस मुतालबे को न सिर्फ रद्द कर दिया था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, बल्कि कहा था कि गैर आईनी मुतालबा है, कानून इस सिलसिले में बड़ा वाज़ेह है। और अब आखिरी मोहलत दी है और कहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को तलब किया जाएगा अगर इसको जो जजेस हैं वो अपॉइंट नहीं होते। तो इस पर एक तनाव की कैफियत हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। मुल्तान में तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से 33,000 वोटों के फर्क से हारी है। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे साहब, खुशामदीद आपको कहते हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, और हाफिज एहसान साहब हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून है। मैं सबसे पहले आपको लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब का बयान सुनवाता हूँ। उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के उन रिमार्क्स को जो आज सुबह और फिर शाम 3 बजे देखने में आए, सुनिए जरा। आज मुझे भी तकलीफ हुई है जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में। पुलिस को जिस तरह की मुआवनत चाहिए वफाकी हुकूमत की या पाकिस्तान के जिस हिस्से में, वो वफाकी हुकूमत प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आजम को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। और ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज जो खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। अदालतों ने खुद भी ये कहा है और सिविल सोसाइटी भी ये समझती है कि अदालती मामलात जो हैं वो अदालत के अंदर हल होते हैं। हाफिज एहसान साहब, आपने लॉ मिनिस्टर को सुना, आप तक रिमार्क्स भी पहुंचे होंगे जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आज के। ये अदालत को सेटिस्फाई करना या एक शहरी की बाजियाबी के मामले पर अदालत जिस तरह से जवाब मांग रही है या रिपोर्ट मांग रही है उसको ना मिलना, ये सेटिस्फाई करना किसकी जिम्मेदारी है? और क्या आपके ख्याल में ये नौबत वज़रा तक, वज़ीर आज़म तक, यहाँ तक जा सकती है या जानी चाहिए या ये ऐन कानूनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। जिस मिसिंग पर्सन्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज भी बात की गई है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 दफा जो है वो अदालत के अंदर जा चुके हैं और ये कोई बात ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। दूसरा ये है कि अदालत को मुतमईन करना, अगर प्रोविंशियल एजेंसीज हैं तो वो एडवोकेट जनरल का काम है, और अगर वो फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं तो उनको करना जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम है को मुतमईन करे। अब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये फिनोमिना चल रहा है मिसिंग पर्सन्स का,
वो आपको भी पता है, सबको पता है। अच्छा, मुझे भी ये पता मिसिंग है। पर्संस वाला मामला नहीं है, ये एक शख्स जो शायर अहमद फरहाद है उसके केस के दौरान ये सब नहीं, ये हुआ। असद जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जी, जो है वो context। जज साहब ने अपनी कंसर्न शो किए हैं, वो उन्होंने इस सारे इशू को होलिस्टिकली लिया। उसके अंदर वो जो पोइट का मामला, फरहाद का मामला आया है, असल वो एक होलिस्टिक रिव्यू है कि जिसके अंदर उनका ख्याल ये है कि जब भी अब इस तरह कोई इशू आता है तो प्रॉपर असिस्टेंस जो मिलनी चाहिए नहीं। और इसी तरह जज साहब ने आगे भी एक ऑर्डर किया था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटीज था डिफरेंट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया। अब बात दूसरे एंगल पे चले जाते हैं। वो बात इसके अंदर मुनासिब यही होती है कि अदालत के जज साहब जो भी बैठे, चाहे वो सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें ऑब्जर्वेशन देने से जो है वो थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अदालत का काम जो है वो प्रोसीडिंग्स को देखना और उसके बाद उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर ऑर्डर करना होता है। कोई ऐसा नहीं आता, क्योंकि अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक मीडिया ट्रेंड बहुत आ गया और हर वक्त अदालत के अंदर कुछ लोग बैठते हैं और मीडिया के पर्सन बैठते हैं, फिर उसके ऊपर वीलॉग्स भी आते हैं, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है कि जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरा और उसके अंदर ज्यादा हो जाती है कि कोई ऐसी बात नहीं की जाए कि सर ऑब्जर्वेशन का देना गलत है या रिपोर्ट करना गलत है? नहीं, देखें ऑब्जर्वेशन का देना, अगर आज आपकी ऑब्जर्वेशन देखें तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन से ज्यादा कुछ चीजें और तरफ जा रही हैं। ऑब्जर्वेशन देना कोई इशू नहीं है, जज का काम ही यही है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता वो क्वेश्चन आंसर कर सकता है, वो जवाब ले सकता है, वो सवाल ले सकता है। एडवोकेट जनरल या अटॉर्नी जनरल लॉयर्स का काम है कि उन्हें प्रॉपर असिस्ट करे। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें ना कि जो आज उन्होंने मुख्तलिफ टीएस पे भी बात की, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, तो मेरा ये ख्याल ये है कि उससे पहले अगर चीजें रिजॉल्व हो जाए तो ऐसी चीज जो मुनासिब बात ये है कि उसका वेट कर लेना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये है कि हमें इस मिसिंग पर्सन के इशू को होलिस्टिकली देखना चाहिए और उसके अंदर जो मैक्सिमम एफर्ट है स्टेट को वो करनी चाहिए। लेकिन अब आपके सामने वो भी चीजें आती हैं कि जब वो लोग पकड़े जाते हैं, कभी वो ईरान के अंदर पकड़े जाए तो वहां पे ये मामला तो खैर दूसरा था ना सर। ये तो मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि एक शायर अहमद फरहाद, ये उनका मामला है, ये उस तरह के मिसिंग पर्सन ये उस कैटेगरी में नहीं आता ये मामला। और इस पर्टिकुलर केस में ये रिमार्क सामने आया ना, मैं इस पे बाकी जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है वो कॉन्टेक्स्ट और है, क्योंकि जज साहब के पास ऑलरेडी भी मिसिंग पर्सन का मामला वो एक अलग बिल्कुल चल रहा है सर, वो अलग मिसिंग पर्सन का चल रहा है। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है लेकिन इसमें उस केस का जिक्र नहीं हुआ ना। आज सुबह की समाज में भी, शाम की समाज में भी ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर है या दूसरी एजेंसीज जो है। ठीक है, ठीक है। चले मैं हमायूं मोहम्मद साहब से और डॉक्टर अफनान साहब से भी जरा राय ले लूं। मोहम्मद साहब, आपसे शुरू करते हुए कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये कॉन्फ्लिक्ट है, अपनी राय का इजहार है जो आज लॉ मिनिस्टर साहब ने किया है? थोड़ा सा हमें रिमार्क्स भी थोड़े सख्त नजर आए हैं जज, सीनियर प्यूनर जज जो हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी की तरफ से। पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो मुझे नज़र आता है, जैसे किसी ज़माने में हमने सुना था कि बाज़ लोग जो है ना वो क्रिकेट भी अपने वो एम्पायर खड़ा करके खेलते थे और वो जो है ना वो इंडिपेंडेंट एम्पायर्स के बगैर मतलब उनके साथ नहीं खेल सकते थे क्योंकि डिसीजन उनके खिलाफ आ जाते थे। तो न्यूट्रल एम्पायर्स के खिलाफ या इंडिपेंडेंट एम्पायर के खिलाफ नहीं कर सकते थे। अब वही वाली बात है कि वो रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गए। ठीक है, मुझे जो नज़र आता है ना, जो मुझे नज़र आता है, जो वजह है वो ये नज़र आती है कि देखो यार, तुमने ये 5 जजेस तुम दे रहे हो ना, हमें वो 6 जजेस चाहिए, वो हमारे मतलब के जजेस हैं। आप उनका नाम भी बीच में शामिल करो ताकि फिर हम इन 11 में से उन 6 को चुन ले, इन 5 को ना चुने। ये पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हुआ। अच्छा, ये वैसे आप डॉक्टर साहब एक सेपरेट इशू की बात कर रहे हैं, मैं चाहता था जरा पहले इस पर कमेंट कर देना। आज अभी लॉ मिनिस्टर ने गुफ्तगू भी की है, उन्होंने कहा कि जी ये जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं ये नहीं दिए जा सकते थे। एक मिसिंग पर्सन का एक मामला है, एक शख्स की बाजियाबी का मामला है। इस चीज के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं समझा आप जनरली पूरी बात कर रहे थे, मैं इस पे आ रहा था, लेकिन मैं सेकंड आ रहा था, पहले इस पे अलग से बात करना चाहता हूं, क्यों जज अपॉइंट नहीं हो रहे। देखिए, इस तरह ये है कि एक जज है, हमने देखा है हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जजेस हैं, उन्होंने तो लोगों को यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि भाई तुम्हारे साथ मतलब मेरे साथ मोमंद क्यों लगाया हुआ है, या सरदार क्यों लगाया हुआ है, या फलाना क्यों लगाया हुआ है। वो सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं। इस किस्म के कमेंट्स तो पहले तो मैंने नहीं देखे कि लॉ मिनिस्टर साहब उस पर भी उनको कोई प्रॉब्लम हुई हो कि क्या है।
राय अगर रियासत मुखालिफ है तो उसके लिए कानूनी तरीकाकार मौजूद है। उसमें देखिए ना, उसमें आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी। नन के अलावा उनके और भी चले हैं, उनकी टाइमलाइन के ऊपर कुछ ऐसे ख्यालात हैं जिनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, ये तो एक अलग बहस है। लेकिन किसी शख्स का गायब हो जाना और फिर पुलिस का उस पर ताउन ना करना या पुलिस का किसी नतीजे पर ना पहुंचना, सेनेटर फरहान साहब, एक तनाव की कैफियत दिखाई दे रही है अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये आप कह सकते हैं कि तनाव जो है वो किसी न किसी हद तक जो कमेंट्स आए हैं ऑनरेबल जज साहब के, उससे लगता है कि डिसकॉन्टेंट तो है फॉर श्योर, और वो काफ़ी नाखुश है कि किस तरह मामला जो है वो उसको चलाया गया है। इसको जो है वो हुकूमत की तो ज़ाहिर कोशिश यही है कि मामला अफाम तफहीम से हल कर लिया जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आएगा। मगर मुझे ये ज़रूर अफसोस हुआ कि आप जो मर्जी सवाल पूछें तो वो हमारे जो भाई हैं वो बस उनके जहन में मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ही आता है। भाई वो उसका शायर अहमद फराद का हमारे से क्या ताल्लुक है? और जो आप मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि ये तो पता नहीं कौन से ज़माने में होता है, ये 4 साल जो लोग नॉर्दर्न एरिया जाते रहे, ये मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ, और पता नहीं कितने लोग आपने उसको अफसार आलम में गोली पड़वा दी, वो सारा कुछ जो है वो किस खाते में? वो उस वक्त इमरान खान साहब खुश होते थे, ठट्टे मारते थे। और जहाँ तक ये मामला है कि जी ये अंपायर को साथ मिलाने का, तो ये बॉल टेम्परिंग क्या थी, और जो साकिब निसार को साथ मिला के जो कार्रवाइयाँ डाली गई 2018 में, उसको कहा कि तुम मेमार पाकिस्तान हो, और उसने इनको डिक्लेयर कर दिया सादिक रमी, और फिर सब ने मिलकर माल बनाया। उसको ये पता नहीं कैसे ये लोग ओवरलुक कर जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ कभी कभी बातें सुन के, और फिर ये सबको लेक्चर भी दे रहे होते हैं कि जी मुल्क में आईन और कानून ऐसे चलेगा। ये मुल्क यहाँ तक पहुँचा ही आप लोगों की वजह से। 2017 में हालात ये ख़राब नहीं थे जितने अब आपने ख़राब कर दी, और अब जो है वो हमें ये बताया जा रहा है कि जी इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि कोई मिसिंग पर्सन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और बिलखुसूस इस्लामाबाद से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका दारुल खिलाफा है। अगर उधर भी लोग मिसिंग होंगे तो फिर ज़ाहिर मुल्क के लिए तो ये ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब, लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में गैर ज़रूरी थी या बहुत ज़रूरत थी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की या रिस्पॉन्ड करने की? अगर रिस्पॉन्ड ना भी किया जाता, अटर्नी जनरल या एडिशनल अटर्नी जनरल तो अदालत में पेश हो ही रहे हैं ना, वो अपना हुकूमत का रियासत का मौक़िफ़ तो दे ही रहे हैं। देखिए, ये अब मैं ज़ाहिर है इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ। आप लॉ मिनिस्टर साहब को बुला लें, उनसे पूछ लें उन्होंने क्यों की है। मेरा वैसे ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, मामला जो है ये सब जुडिस है, और जज जो है वो उसके ऊपर अपना दे रहा है फैसला। उसको कार्रवाई को ज़ाहिर है वो हमारे हिसाब से तो वो चलाएगा नहीं जज, वो तो अपने हिसाब से ही चलाएंगे। मेरा ख्याल है सबसे जो बड़ा अलमिया है इस वक्त वो ये है कि एक मिसिंग पर्सन है इस्लामाबाद से, जो आपका दारुल खिलाफ है, जो कि होना ही नहीं चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको आप लीगली प्रोसिक्यूट करें, जैसे मुल्क के आइन में मौजूद है बहुत सारे मामला। लेकिन ये जो लोगों को उठाने वाला मामला है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। सही है, चलिए बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ आगे। मैं एक और इशू की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और सब बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत भी हुई है, इनफैक्ट ट्राइब्यूनल में, और वो जो ट्राइब्यूनल है तारिक महमूद जहांगीरी साहब उसकी समाअत कहते हैं। इस्लामाबाद की 3 निशस्तों का मामला है, और उसमें भी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब मांगा गया था, वो पेश नहीं हुए। उस पर बड़े सख्त ऑब्जर्वेशन वहाँ पर भी आई हैं, और कहा है कि इनके इश्तहार जारी किए जाएँ, इनके वारंट गिरफ्तारी में जारी करूँगा अगर अगली समाअत पर ये पेश नहीं होंगे, उस हवाले से भी। लेकिन एक पतन की रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें इस्लामाबाद के तीनों हलकों को एनालाइज किया गया है। फॉर्म 45 जो कि दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के उम्मीदवार हैं जिनके पास ये फॉर्म 45 मौजूद थे, उनसे फॉर्म 45 लेके कलेक्ट करके जो रिजल्ट तैयार किए गए हैं, उसके मुताबिक NA 46 में आमिर मसूद साहब जो हैं, जो PTI के हिमायत याफ्ता थे, उन्होंने 75,608 वोट लिए हैं इनकी कैलकुलेशन के मुताबिक, और अंजुम अकील साहब जो हैं उन्होंने 38,000 वोट लिए हैं। इसी तरह से NA 47 इस्लामाबाद में शुएब शाहीन साहब 1,01,061 वोट ले रहे हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी उनके मुकाबले में 49,000 वोट ले रहे हैं। और NA 48 इस्लामाबाद में सैयद मोहम्मद अली बुखारी, ये PTI के हिमायत याफ्ता थे, 70,318 वोट ले रहे हैं, जबकि राजा खुर्रम जो हैं वो उन्होंने 26,874 वोट हासिल किए हैं, तो 70,000 के मुकाबले में 26,000। ये जो फॉर्म 45 इनको दस्तयाब हो पाए पतन को, ये एक हल्के में कोई 90% के करीब हैं, दूसरे हल्के में 93% और एक हल्के में 88%, उसकी बुनियाद पर यह डिफरेंस क्रिएट हुआ है।
अब ये जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ये जाहिर है इसकी उस तरह से कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल शायद अदालत के अंदर अगले हफ्ते तीनों केसेस अलग अलग भी सुने जाने हैं, यानी अलग अलग हलकों के जहांगीरी साहब की अदालत में या ट्राइब्यूनल में ये सुने जाएंगे। अब ये रिपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मौक़िफ़ को डॉक्टर साहब किस तरह से सपोर्ट करती है? देखिए ये अगरचे ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, देखिए ऐसा है, ये NA 46, 47, 48 की बात नहीं है। ये स्टार्ट होता है NA 47, 46 से स्टार्ट होता है और ये वो जाता है 200 एंड कब तक जाता है। हर जगह पे जो वो किधर गए, वो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये 19 सीटें जो पिंडी की उसकी है ना, ये जो अटक से स्टार्ट होती है जेलम तक, अच्छा उसके बाद लाहौर में जो कहा था कि 14 सीटें हैं, उसके बाद बाकी सारों में ये जब आप करेंगे ये 65 से 70 सीटें सारी की सारी निकलेंगी और हर एक के अंदर यही सब कुछ है। देखिए फॉर्म 45 बेसिकली क्या होता है, ये गिनती होती है और साथ उसी वक्त करके आपको भी मुझे भी और जितने भी वहाँ पे जितने भी वो है ना ये पोलिंग एजेंट्स है मुख्तलिफ पार्टियों के सबको दे दिए जाते हैं। अब सबसे मिला के क्या इन्होंने पीटीआई का नहीं निकाला, ये पटन वालों ने पीटीआई के नहीं, इन्होंने बाकी कैंडिडेट से निकाला जो बाकी लोग थे। उसमें मुस्तफ़ा खोखर साहब ने आम कहा हुआ है कि मैं सेकंड था, ये तो थर्ड भी नहीं थे, कोई थर्ड थे या फोर्थ थे, तो ये कहाँ से फर्स्ट आ गया, और ये थ्रू आउट ऐसा है। सो ये इंशाल्लाह ताला देखें, मेरा ये ख्याल है कि ये जिस तरीके से ये होगा इंशाल्लाह ताला अगले 5-6 महीनों के अंदर अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रिब्यूनल में जजेस कम से कम जाएं, डिले ज़्यादा हो। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जजेस को चाहिए जनरली कि जितने भी केसेस हैं उनको विद इन 1 ईयर फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश करें। खासतौर पर ये इलेक्शन केसेस है, इनको तो 6 महीनों के अंदर अंदर करने चाहिए। 6 महीनों के 180 डेज उसको छोड़ दे, कम से कम इलेक्शंस के जो होते हैं ना, चूंकि इनका तो टाइम बार होता है ना, इसमें तो आपको 3 से 6 महीनों के अंदर अंदर खत्म करे, तो आपको 2-3-4 चीजें निकाले, आपको पता चल जाएगा। उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आती, बाद में मुझे ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग किसके लिए हम अपनी कब्र खराब कर रहे हैं, हम क्यों इससे गलत कर रहे हैं। और ये जब हम कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें, देखिए पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा रहा, पाकिस्तान इसलिए आगे नहीं जा रहा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग बेईमानी कर रहे हैं, खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं, हमारे जजेस भी बेईमानी कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बेईमानी कर रहे हैं, हमारा उस्ताद भी बेईमानी कर रहा है, हमारा डॉक्टर भी बेईमानी कर रहा है, हमारी अवाम भी बेईमानी कर रही है। तो इन सारी चीजों को करें। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि हम लोगों ने क्या देखा है कि पिछले 30-35 सालों में जो हमारे लीडरान थे, पिछले 30 उन्होंने हमारा जो मॉरल वैल्यू है वो इतना नीचे गिरा दिया है कि हम समझते हैं कि जब तक हम बेईमानी ना करें हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अब लेकिन हम चूंकि स्पेसिफिक इन 3 हलकों की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कि मैं हाफिज एहसान साहब के पास जाऊं, डॉक्टर अफनान साहब, आप क्या समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में? आपका कॉमेंट क्या है? तो 50-50 हज़ार वोटों का फ़र्क है, NA 47 में 51,000 वोट का फ़र्क है, एक जगह पर NA 48 में भी 50,000 के करीब फ़र्क है, इसी तरह से दूसरी जगह पर भी 30,000। तो ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं ये इसको इस तरह देख रहा हूँ कि 2 रिजल्ट लाहौर हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किए हैं इलेक्शन कमीशन के। एक वो नारा साहब का गुरुजरावाला में और एक कांजू का साउथ पंजाब में। तो हमने उनको जो है खुले दिल से एक्सेप्ट किया उस मामले को। हमने ये नहीं कहा कि इसको जो है वो तब्दील किया जाए, हो गया ना। हमने ये किया कि जब हम जीत जाएं तो हम कहें कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ, जब हम हार जाए तो कहें हम धांधली हुई है। तो ये अगर अदालत ये समझती है कि उसके पास एविडेंस मौजूद है और वो उसके एविडेंस के ऊपर वो अपना डिसीजन देती है तो हम उसको कबूल करेंगे। हमने पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे। फर्क हम में और पीटीआई में ये है कि यही काम पीटीआई ने पख्तूनख्वा में भी किया है, मगर ये मानेंगे नहीं कभी भी। अपनी बहुत सारी जगहों के ऊपर इनके लोगों ने बंदूकें रखी हैं आरओ के सरों पे और इलेक्शन के रिजल्ट तब्दील करवाए। वो ये नहीं मानेंगे उसको बल्कि ये समझते हैं ये नेक काम किया है इन्होंने। तो ज़ाहिर कब्र उनकी भी है, उन्होंने भी कब्र में ही जाना है। और अगर डिक्लाइन है मॉरल वैल्यूज में, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये है। और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पिछले 30 साल जिसकी पर्सनल लाइफ हो गई, जिसकी पॉलिटिकल लाइफ होगी, हर चीज जो आप कोई भी फॉलो करेगा वो मॉरल डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदी कहते हैं। हाफिज एहसान साहब, सर ये बताएं कि पहले हमने एक तनाव सा, या आप कह लीजिए कि एक चीज हमने लाहौर हाई कोर्ट से देखी कि एक कुछ ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम दिए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई नहीं किया। फिर इंसदाद दहशतगर्दी और की अदालतों के और दीगर जजेस को के लिए नाम भेजे हैं पंजाब हुकूमत को, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कमेटी बना दी है और उन्होंने आकर जज साहब से कहा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से, कि जनाब आप एक पूल बना दें, आप हमें ज्यादा नाम दें, उसमें से हम पिक एंड चूज कर लेंगे। और उस पर फिर वहां पर राय भी ली गई सेक्रेटरी कानून से कि बताइए ये कानूनी डिमांड है क्या? लाहौर हाई कोर्ट अगर नाम दे रही है तो उसको नोटिफाई करना पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, तो इसमें कानूनी पोजीशन क्या है? और अगर पंजाब हुकूमत नोटिफाई नहीं कर रही तो वो गलत कर रही है? असद, जो हमारा एंटी टेररिज्म लॉ है वो बड़ा वाज़ेह है इसके अंदर कि जब आपने टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर जजेस लगाने हैं तो वो विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न चीफ जस्टिस का वहाँ पे जिक्र है। इसी तरह जब हम अकाउंटेबिलिटी के कोर्ट के जजेस लगाते हैं तो उस वक्त भी लॉ यही कहते हैं कि विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न चीफ जस्टिस, तो इसके अंदर वाज़ेह है। अब इस केस के अंदर जो एक चीज आई है वो ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जब ये नाम्स आए थे तो उन नाम्स को डिस्कस किया गया था और उसके बाद ये चीजें जो थी, अगर एतराज था तो उसी वक्त हो जाता। और मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जो है इस मामले को लंबा नहीं करना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ने वो जजेस के नाम दिए हैं, उन्हें नोटिफाई कर देना चाहिए और जो कोर्ट्स हमारी वैकेंट है उसके मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि जजेस तो वो जो आए हैं वो भी अच्छे हैं। और अगर समझते हैं कि ये जजेस जिनके नाम प्रपोज किए गए हैं, इनकी जजेस की इंटेग्रिटी का इशू है, इनकी कॉम्पिटेंसी का इशू है, तो वो डेफिनेटली चीफ जस्टिस से शेयर करे और चीफ जस्टिस उसका को हल निकालेंगे। सिर्फ इसको टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर लंबा करना मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। और अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बार बार इस चीज पे कह रहा है तो मेरा ख्याल है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनकी बात को ऑनर करना चाहिए और उन कोर्ट्स के अंदर जजेस जो है वो लगाने चाहिए। और ये अगर बात थी तो पहले उस प्रोसेस को जो लॉ के अंदर जिक्र था उसको ड्यू कंसल्टेशन के अंदर जाके चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन अगर बात आगे निकल गई है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है इसको ऑन करे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैं समझता ये हूँ कि जो एक परसेप्शन बन जाता है इस चीज के अंदर के बाद चीजें नॉर्मल होती हैं, उसको जब हम मीडिया हाइप के अंदर लेके जाते हैं तो उसके अंदर भी एक इशू जो है वो आ जाता है कि देखें जी कोर्ट्स क्या कर रही हैं या गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, और उसके ऊपर फिर हम जब कमेंट्स देते हैं। अभी आप देखें, मैं समझता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है अब इस मुल्क का कि हमें अपने जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर बात करने से पहले जो है वो सोच लेना चाहिए कि जो हम बात कर रहे हैं क्या हम इसे जुडिशरी की या जजेस की या उसके बाद जो सिस्टम है उसको सर्व कर रहे हैं। अगर वो नहीं उस चीज के अंदर तो थोड़ी सी एहतियात से काम लेना चाहिए। इसी तरह हमारे जजेस को भी ये चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर जो उन्हें पावर्स दी गई हैं उनको इस्तेमाल करें। अदालत के अंदर जो ऑब्जर्वेशन देना है, जज का काम तो असल होता है सुनना और कान खुले रखना, और उसके बाद अगर मुनासिब समझे तो जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है वो जारी कर दे। अब ये जो प्रैक्टिस तकरीबन 10-12 साल से जब इस मुल्क के अंदर चल रही है कि जब ये सारे मीडिया के लोग भी बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, फिर उसके बाद जो है कोर्ट्स के अंदर जो मामलात है उनको इस तरह डिस्कस किया जाता है, ये अदालत के अंदर भी जो ऑब्जर्वेशन आती हैं तो फौरन उसके टिकट जो है वो चलने शुरू हो जाती है। और इसको काफी हद तक जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर एड्रेस किया है। अब आप देखें ना कि जब वो लाइव स्ट्रीमिंग जब से आई आपके टिकट या ऑब्जर्वेशन कम हो गई हैं क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है। हाँ, लेकिन और किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिप्लाई दिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी चाहिए कि इंपॉर्टेंट इश्यूज ताकि लोगों को पता चले और उससे अगर कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो वो स्ट्रीमिंग जो है वो उस चीज को। जिस मामले का मैं जिक्र कर रहा हूं इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा है, डॉक्टर अफनान साहब, उन्होंने ये कहा कि लोग इंतजार कर रहे हैं, जजेस अपॉइंट नहीं हो रहे, यानी जाहिर है लोग जेलों में बैठे हुए हैं, कईयों की जमानतें होनी है। अब इंसदाद दहशतगर्दी के इल्जाम में अगर कोई है और हो सकता है उसमें कोई बेकसूर भी हो, उसकी जमानत होनी है, उसका क्या कसूर है कि जज अपॉइंट नहीं हो रहा और महीनों से नहीं हो रहा। तो आप कैसे इस मसले का हल देखते हैं? क्यों अपनी मर्जी के जजेस हुकूमत लगाना चाहती है? ट्रांसपेरेंसी का इलेक्शन मैटर है। डॉक्टर अफनान साहब टग ऑफ वॉर के अंदर जाता रहेगा। जी डॉक्टर, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बात ये है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है वो इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस है। तो अगर ज़ाहिर है फेडरल ये इस तरह नहीं है कि चीफ जस्टिस ने अपॉइंट करने, उनसे कंसल्ट किया जाएगा। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्टांस है वो बिल्कुल ठीक है
कि आप हमसे डिस्कस कर लें, हमें आप एक पूल दे दें, उसमें से हम सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस वक्त अगर चीफ जस्टिस साहब कहेंगे जो वो कह रहे हैं वो होगा, तो वो भी ठीक नहीं है, कानून के मुताबिक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो बात ये है कि ये अक्सर होता है कि अदलिया अपने डोमेन से निकल के एग्जेक्टिव में चली जाती है, ये बहुत दफ़ा हो चुका है। और ये वो मुझे उसी की एक्सटेंशन नज़र आ रही है कि वो भाई आप अगर फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि आप हमें एक पूल दे दें तो उसमें क्या बुराई है, उसके अंदर से जो है आपके जजेस और ये मामला जो है वो वैसे भी अफाम तफहीम से चलते हैं। लेकिन ये डिक्टेटोरियल रजीम तो है नहीं पाकिस्तान में। ये जब मरियम औरंगजेब साहबा जुम्मे को मरियम औरंगजेब साहबा खुद अदालत में गई, लॉ सेक्रेटरी मौजूद थे, बाकी कंसर्न लोग मौजूद थे, उनसे चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया कि मैं कानूनी तौर पर ठीक कह रहा हूँ या क्या गलत कह रहा हूँ। उस पर मरियम औरंगजेब साहबा ने उनसे आर्गू नहीं किया कि आप गलत कह रहे हैं, या वरना तो ये नुक्ता उठना चाहिए पंजाब हुकूमत की तरफ से कि जनाब कानूनी तौर पर यह बात दुरुस्त नहीं है जो डिमांड की जा रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो मैं कानूनी तौर पे कर रहा हूँ ना, और ज़ाहिर कानून तो जजेस को बहुत अच्छी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कहती है कि हमसे बात करके मसले को हल कर ले, तो इसमें क्या बुराई है। और ये मामला वैसे भी अफाम और तफहीम से चलाने चाहिए, ये कोई डिक्टेटोरियल रजीम तो है नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ वो किए जाओ। और ये इसमें भी देखें कोई शक नहीं है कि मैं ये बात जरूर ऐड करना चाहूँगा कि जो फैसले अब अदलिया दे रही है, क्या ये अच्छा होता है 2018 के इलेक्शन के बाद दे देते तो आज ये दिन देखना ही ना पड़ता। जब आपका चहीता जो है वो जीता हुआ था तो मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरी वोट काउंट करा दे, रिकाउंट करा दे, वोट रिकाउंट नहीं होने दिया ताकि मिसार ने, ये हाल था इस मुल्क के अंदर। आज जो है वो एक मुख्तलिफ अदलिया है। डॉक्टर अफनान साहब के दलाइल के तमाम रास्ते 2018 पे जाते हैं हमारी मोहम्मद साहब, तमाम चीजें 2018 पे आ रही हैं, आप वो चीजें आज डिमांड कर रहे हैं जो आप खुद नहीं करते रहे। अफनान के लिहाज से तो पाकिस्तान वजूद में 2018 में आया था, और उसके बाद जो कुछ ख़राब हुआ, आज अगर पाकिस्तान ख़राब है तो 2018 की वजह से हुआ है। आज अगर पाकिस्तान हुआ है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये सारा जो मॉरल डिग्रेडेशन है ये तो 2018 के बाद है। हालांकि ये याद रखें इमरान खान जो है ना 1996 के बाद पॉलिटिक्स में आया, और 2011 तक तो इररेलेवेंट थे क्योंकि सब उसको टांगा पार्टी कहते थे। अफनान साहब कह रहे थे कि जो जितने भी ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। इमरान खान ने 2018 में कैटेगोरिकली कहा था कि जिन हलकों के ऊपर आपको एतराज़ात है हमें बता दें, हम वो हल्के खोलने को तैयार हैं। 2013 में इन्होंने एक हल्का नहीं खोलने दिया। अच्छा, जो खोला है ना आज वही सब कुछ हुआ है। क्या हुआ है उसमें? अगर मैं और आपके दरमियान में इलेक्शंस है, आप जीत गए हो या अफनान अगर जीत गया, तो अफनान और मेरे दरमियान में जो डिफरेंस है वो मेरे वोट जो कैंसिल हुए हैं वो बहुत हुआ है, ठीक है। लेकिन सर उसमें तो देखिए ना, आपने फिर धरना दिया, फिर कमीशन बना, उस कमीशन ने कहा कि नहीं मुनज़्ज़म धांधली नहीं है, ये इर्रेगुलरिटीज़ है। एक मिनट, 4 हल्के खुले, चारों हल्कों में एक ही चीज थी, मुनज़्ज़म नहीं है, तो और क्या है? कमीशन ने कहा था कि मुनज़्ज़म नहीं, आपने उसको तस्लीम किया था। नहीं, देखिए हमने तस्लीम नहीं किया, हमने उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं किया, हमने तस्लीम नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ये एक जजमेंट आ गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमने उसको तस्लीम नहीं किया था। हमने कहा था इसके अंदर एक ही चीज आ रही है। अब आज के दिन क्या हुआ है? आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस क्या है? आप हमें बता दो कौन सा हल्का, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, केपी, या कौन सा? जिस जगह पे कहते हो हम कहते हैं आओ खोलो, हम भी आपको कहते हैं आओ आप हमारे 30% खोलो, हम आपके 30% खोलते हैं। फर्क एकदम पता चल जाएगा क्या है। हम तो रेडी हैं इन चीज़ों के लिए। लेकिन देखिए बात ये हो जाती है, असल मसला पाकिस्तान का यही है। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम लोग जो है ना, हम लोग पॉलिटिकल मेरिट को, अच्छा ये थ्रू आउट साकिब निसार की बात करते रहते, उसको बुरा भला कहते रहते हैं। होता क्या है, जब आप लोग मेरिट के लिहाज से जजेस नहीं रखते हो तो फिर साकिब निसार आप लोगों ने रखा था ना, हमने तो नहीं रखा था। जितने भी जजेस जिन्होंने गलत डिसीजन लिए इन्होंने ही रखे थे। हाँ, जब तक वो इनके लिए और जजों को खरीदे ना, उस वक्त तक इनको जज मंजूर नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये आर्गूमेंट दिया जाता है तो आप उस आर्गूमेंट को नहीं मानते, आपने फिर रखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए ना, फिर आप क्या कहेंगे? देखिए हम बिल्कुल, हमने उस बात को हम मानते हैं कि वो था डिसीजन वो गलत था, हम उसको तो नहीं कह रहे थे ना उस तरह से। लेकिन सिंपल सी बात ये है, एक दफा की बात
बात है, आप कितनी दफ़ा बात करोगे, आप कितने जजेस की बात करोगे, कहाँ कहाँ करके देखोगे। प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में, असल मसला ये है, ये सारी जो चीज़ें, ये डिसीजन सेकेंडरी हैं, असल चीज़ है पॉलिटिकल मेरिट। पॉलिटिकल मेरिट तब तक नहीं आएगा जब तक जो आदमी एक्चुअली जीता ना हो उसको आज़ाद। ये मैन्यूवरिंग जो होती है ना, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, ये ख़त्म होनी चाहिए। और ये याद रखें, ये स्टार्ट आज से नहीं हुई है। 3-4 दिन से एक बिश्केक का मामला चल रहा था, उस पर हुकूमत हमें बड़ी मुतहरिक भी दिखाई दी, कोशिश भी की कि स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करे। हमारे साथ एक बिश्केक से एक स्टूडेंट असफन जावेद मौजूद हैं। जरा मैं उनसे दो तीन सवाल उनके लेकर फिर मैं डॉक्टर फरहान साहब से चाहूँगा कि वो रिस्पॉन्ड कर दें। असफन, आप अभी तक वापस नहीं आए, इसकी क्या वजह है? बहुत सारे स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं वहाँ के हालात से, मुतमईन हैं कि चीज़ें ठीक हो गई हैं, इसलिए आप वापस अभी तक नहीं आए? नहीं, एक्चुअली मैं इसलिए वापस नहीं आया कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी लास्ट नाइट, और आज भी कुछ बच्चों की इस्लामाबाद की 11 o'clock फ्लाइट थी, जिसे पाकिस्तान प्राइवेट फ्लाइट थी और एयरपोर्टों से परमिशन नहीं दी गई लैंडिंग की। इस वजह से उनकी बोर्डिंग के बाद उन्हें भी निकाल दिया गया था प्लेन से बाहर। ठीक है, इस वजह से थोड़ी हर्डल्स चल रही है तो और मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आया। जी सही है। तो अभी हालात नॉर्मल है, बिल्कुल वहां पर कंट्रोल में है? नहीं, एज सच नॉर्मल नहीं है। लाइक जो एक बड़ी वेव थी, लाइक जैसे पहले सिचुएशन थी कि 1000-2000 पीपल ने अटैक किया था स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पे, डॉम्स पे, फ्लैट से निकाल के मारा था, ऐसा सिचुएशन नहीं है, कंट्रोल हो गई है। बट अब लोगों ने ग्रुपिंग की हुई है, लाइक 7 to 10 पीपल डिफरेंट लोकेशंस पे खड़े हुए हैं और वो स्टूडेंट्स को अब्यूज करते हैं, पुश करते हैं और मारते हैं कि आप लोग जाओ यहाँ से, हमारा कंट्री छोड़ दो। सही। तो ये बताएं कि आपने कहा कि आपकी फ्लाइट जो डिले हुई है वो कमर्शियल फ्लाइट थी, जो हुकूमत ने फ्लाइट चलाई है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, कल भी शायद एक फ्लाइट आई है फ्री ऑफ कॉस्ट थी, उसमें आपको जगह नहीं मिली या फ्लाइट्स अभी मजीद चल नहीं रही हुकूमत की तरफ से? इट इज फनी कि हुकूमत ने कोई फ्लाइट भी चलाई है, ये सिर्फ न्यूज की तरफ से है कि मीडिया पे चला दें कि उन्होंने कोई फ्लाइट भी अरेंज की है। ये वही सारी फ्लाइट्स हैं जो पहले स्टूडेंट्स पहले अरेंज करते थे, ठीक है, चार्टर फ्लाइट्स। और हुकूमत ने कोई फ्री टिकट्स नहीं दी और ना ही कोई फ्लाइट अरेंज की है। बच्चे खुद आ रहे हैं और पेड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई एविडेंस चाहिए, हम लोग वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो आपने टिकट खुद बाय किया, आप कह रहे हैं? जी, मैंने खुद बाय की, $370 में। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ये बहुत कितने डॉलर्स में? 370। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पूछा था कि कितने डॉलर्स में आपने टिकट बाय किया है? $370। अच्छा, चलिए, 370 शायद उन्होंने कहा है कि $370 में उन्होंने टिकट बाय किया है। डॉक्टर फरहान साहब, एक तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, मेरी कुछ और बच्चों से बात हुई है कि चीज़ें अभी नॉर्मल नहीं हुई, और हमारे यहाँ तो हमारा मसला ये है कि जब नए इशूज़ आ जाते हैं तो पुराने इशू को भूल जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि चूँकि हमें तासुर ये दिया गया कि बच्चों को ला रहे हैं, यहाँ से उनको रिसीव किया जा रहा है, ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम सब पैसे दे के कमर्शियल फ़्लाइट्स पे या अपनी चार्टर फ़्लाइट बुक करके, जैसे कि इनकी रूटीन है हर साल, ये गर्मियों की छुट्टियों में स्टूडेंट्स मिल के फ़्लाइट बुक करते हैं, उसको पे करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो हैं वो हुकूमती इक़दाम से मुतमईन क्यों नज़र नहीं आते? देखिए, हुकूमत ने जब मौका था उस वक़्त इनके लिए वहाँ पे अपने एम्बेसी को भी एक्टिवेट किया, फिर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसको भी इंगेज किया और वहाँ पे जो हालात थे उसको स्टेबलाइज किया बातचीत के थ्रू। और हमारे 10,000 के करीब स्टूडेंट जो हैं वो किर्गिस्तान में हैं। तो ये सारा कुछ हुकूमत के इक़दाम की वजह से ही हुआ। और शुरू में ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया पे डाली गई कि जैसे वहाँ पे पाकिस्तानियों का कत्ल हो गया और रेप हो गया, और बाद में पता चला कि ऐसा मामला नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हम मज़ीद अगर किसी की मुश्किलात हैं तो हुकूमत इसके अंदर उसको बड़ा दिल खोल के देख रही है। और
आगे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके मामलात को हल करने के लिए पूरा ताउन इनके साथ किया जाएगा। मैं एक दो बातें इनकी डॉक्टर साहब की वो जवाब दे दूं। इन्होंने 35 पंक्चर को ये भूल गए कि 35 पंक्चर जो है वो पहले एक झूठा दावा करना और फिर उसको कह देना कि बड़ा कारनामा था, वो अपना सियासी बयान था। ये भी मॉरल डिके है। और फिर ये जो तकरीरों में खड़े होकर औरतों के बारे में बहुत गिरी हुई बाजारी जबान इस्तेमाल करना, ये भी मॉरल डिके में ही आएगा, ये कोई कारनामा तो है नहीं। ठीक है, सही है, वक्त की किल्लत है अशफत। और मेरी जितने स्टूडेंट से बेशक में बात हुई है, वो अगर किसी से सबसे ज़्यादा नालान दिखाई देते हैं तो वो एम्बेसडर थे जो वहाँ पर, उनके रवैये से वो नालान दिखाई देते हैं। बाकी ज़ाहिर है हुकूमत की कुछ कोशिशों को लोगों के लिए बेहतर भी रही होंगी और कुछ शिकवे भी होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन शेख साहब। शेख साहब, क्या आप भी इसमें का कोई पहलू देखने की कोशिश करेंगे, या ये जो क्वेश्चंस रेज हुए आपके ख्याल में ये दुरुस्त हैं? नहीं, देखिए, मैं जब इस किस्म का वाकया होता है तो आपको देखना पड़ता है कि कौन कौन सी पार्टीज हैं जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और इस इन्वॉल्वमेंट किस नौइयत की हो सकती है। इन सब को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सचमुच एक एक्सीडेंट था। जहाज हेलीकॉप्टर जो था वो पुराना था, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस के लिए ज़रिए ईरान के पास बहुत कम थे, और उसकी वजह से ये जो पुरानी फ्लीट है इसमें इस किस्म के वाक़यात होने के इम्कानात ज़्यादा थे। मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सीडेंट के अलावा और किसी तरह देखने की ज़रूरत है। ये कहने से मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोई चीज़ हो नहीं सकती, लेकिन जो मुझे जो नज़र आया है और जो मैं ईरान में सफ़ीर रह चुका हूँ और फॉरेन सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ईरान बहुत मरतबा गया था, मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई इस किस्म की चीज़ है। इसमें पहली चीज़ जो नोट करनी है वो ये कि जहाँ तक इज़राइल का ताल्लुक़ है, ईरान ने वाज़े कर दिया था कि हमने जो उन्होंने हमला किया था, जो हमारे कॉन्सुलेट पे हमला किया था, उसके जवाब में हमने हमला किया और अब हम और कोई चीज़ करना नहीं चाहते। सही। तो उसकी वजह से ये नहीं हो सकता कि अब ईरान ने खामखा अपने आप के एक हमले की तैयारी के लिए कोशा रहे हैं। जी, सही है। लेकिन शेख साहब, जो आपने दूसरे पहलू पर खुद भी उसका जिक्र किया कि ईरान पर पाबंदियों की वजह से जो उनका ये फ्लीट है, ये पुराना है, उसकी मेंटेनेंस शायद प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही, तो जो लोग इस वजह से जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा रहे हैं, आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है, आर्गूमेंट सही है? ये एक हद तक बिल्कुल सही है, लेकिन वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के सिलसिले में नहीं है। वो ईरान पे उन्होंने जिस किस्म की सैंक्शंस लगाई हुई हैं वो बहुत सख्त सैंक्शंस हैं, लेकिन ईरान ने कुछ सालों से तरीके ढूंढे हैं कि वो इन सैंक्शंस को बाईपास करके अपना तेल बेच भी सकें और जो चीज़ें उसको लेनी हैं वो ले भी सकें। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि जो 2 रुपए की चीज़ है वो 10 रुपए में ले रहे हैं, जो जिस चीज़ की वैल्यू 5-10 रुपए है वो 4 रुपए में भी बेच रहे हैं। लेकिन अपनी उन्होंने जो तरीके ढूंढे हैं, तरीक़ेकार हैं, उसमें ऑब्वियसली अखराजात होते हैं जी, लेकिन सही है। शेख साहब, इसमें एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये जाहिर है एक बहुत बड़ा लॉस ईरान का बतौर नेशन एक है, पूरी कौम सोगवार है, मुस्लिम उम्मा भी सोगवार है, शख्सी नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये ईरान का सियासी नुकसान कितना बड़ा है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में? और फिर इनके बारे में कहा जाता था कि शायद ये सुप्रीम लीडर के तौर पर एलिवेट हो सकते हैं, सक्सीड करेंगे आगे चल के, तो आप इसको ईरान का कितना बड़ा सियासी नुकसान देखते हैं? देखिए, मुझे ये तो वाज़े है
कि खमैनी साहब इनको अपना सक्सेसर नॉमिनेट करने के लिए तैयार थे जी और ये सक्सेसर बनने को भी जी तैयार थे। सही। लेकिन उसमें से यह तासुर निकालना कि उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, जी ये मुझे लगता है गलत है। ठीक। मुझे लगता है कि ये सचमुच एक एक्सीडेंट था। जी इसमें और किसी पहलू को देखने की और ठीक है, मैं राइट सर, आप समझते हैं कि इसको हादसे के अलावा किसी और पहलू से देखने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, नजमुद्दीन शेख साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।